जब भारत अपने पहले आम चुनाव की तैयारी कर रहा था, तब सौराष्ट्र, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें धोखे का एक बड़ा खेल चल रहा था, जो उस समय भारत संघ के भीतर एक अलग राज्य था। इसके केंद्र में एक खूंखार डाकू था। स्वतंत्रता और विभाजन के तुरंत बाद भारत में उथल पुथल मची हुई थी। उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक देश की असंख्य रियासतों का विलय था, कुछ सहमति से तो कुछ मजबूरी से। सन 1939 में बड़ौदा के महाराज प्रताप सिंह राव गायकवाड़ ने घुड़सवारी की प्रतियोगिता रखी, जिसमें एक युवक भूपत सिंह ने इसका इनाम जीता था। भूपत सिंह अमरेली के एक रियासत के राज दरबार में घोड़ों की देखभाल करने का काम करता था। जब राजा शिकार पर जाते तब भूपत उनके साथ जाता था। इसी तरह भूपत ने बचपन से ही बंदूक चलाना सीख लिया था और उसका निशाना अचूक हो गया था। उसी दौरान राजकोट के एक गोंडाल कस्बे में अमीर मुस्लिम व्यापारी के घर डकैती पड़ी और इस डकैती का आरोप भूपत सिंह पर लगा और भूपत सिंह फरार हो गया और अपने कुछ साथियों को मिलाकर अपना एक गैंग बना लिया और फिर उसके बाद उसने कत्ल और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दिया। एक के बाद एक भूपत गैंग ने 90 हत्याएं और उस जमाने में 8.5 लाख की डकैती की, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। भूपत के गैंग की एक खास बात थी कि वो कभी महिलाओं पर हमला नहीं करते थे। यहाँ तक कि भूपत गरीब लड़कियों की शादी करवाता था और कई बार गरीबों को पैसा बांट भी दिया करता था। किस्सा मशहूर है कि एक बार उसने एक सुनार को लूटा और लूट से मिले सोने और चांदी के सिक्के बाजार में उछाल दिए। ऐसी कहानियों के चलते जल्द ही उसकी छवि रॉबिन हुड की हो गई। लोग बड़ी दरियादिली के साथ उसे अपने घरों में छिपने के लिए पनाह देते थे। अपने इन कारनामों के चलते भूपत राष्ट्रीय अखबारों और विदेशी मीडिया में सुर्खियां बना रहा था और उस समय सौराष्ट्र के मंत्री पुलिस की नाकामी से बहुत खफा हुए और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जब तक भूपत सिंह पकड़ नहीं जाएगा तब तक पुलिस के वेतन में 25% की कटौती कर दी जाएगी। साल 1950 और 52 के बीच डाकू भूपत सिंह अपने खूंखार कारनामों को लेकर काफी चर्चित हुआ था। उसके अत्याचारों पर उस वक्त वेस्टर्न मीडिया की भी नजरें होती थी। साल 1952 के मई महीने में द न्यूयॉर्क ने लिखा कि आम चुनाव से कई हफ्ते पहले भूपत सिंह के कारनामों की खूब चर्चा होती थी। उस वक्त भूपत सिंह कई राजाओं की योजनाओं को लागू करवाने का काम भी करता था। वो भूपत सिंह से कहा करते थे कि जिन इलाकों में उनका दबदबा खत्म हो गया वहाँ वो आतंक फैलाए। इसके पीछे योजना यह थी कि राजा उन इलाकों के लोगों को दिखाना चाहते थे कि भारत में राजा और रानी की परंपरा चली आ रही है, यहाँ लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। आतंक फैलाने का मकसद होता था कि वो गांव वालों को इस बात के लिए राजी कर सके कि लोकतंत्र की वजह से ही कानून व्यवस्था चरमरा गई और अगर कांग्रेस ताकत में आई तो ऐसा होता रहेगा। उस वक्त कांग्रेस पार्टी देश की सियासत के केंद्र में थी। यह पार्टी देश में भूमि सुधार और शाही खर्चे में कटौती के प्रयास में जुटी हुई थी। राजाओं से उनकी राजशाही वापस ली जा रही थी और उनसे उनकी निजी संपत्ति भी वापस करने के लिए कहा गया था। कुछ राजा इस राह पर काम कर रहे थे लेकिन कुछ इसके लिए तैयार नहीं थे। कई अखबारों ने इस बात का जिक्र किया है कि उस वक्त कुछ राजा भूपत सिंह और उसके साथियों को हथियार और अन्य सामानों की मदद पहुंचाया करते थे ताकि वो आतंक फैला सके। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताते हैं कि कई राजा भूपत सिंह की मदद से स्थानीय पुलिस को अपना काम करने से भी रोका करते थे। यह भी अफवाह थी कि कुछ पुलिस वाले भी भूपत सिंह की मदद किया करते थे। भूपत सिंह का आतंक इतना बढ़ गया था कि सरकार उससे तंग आ चुकी थी और अंत में सरकार ने उसके जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। उस समय गुजरात मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फिर सरकार ने पुणे में काम कर रहे 1933 बैच के IPS अफसर विष्णु गोपाल कनिटकर को भूपत गैंग का खात्मा करने के लिए सौराष्ट्र भेजा। पुलिस को सीधी चुनौती देते हुए वो लूट की वारदात करने से पहले ही एक चिट्ठी पुलिस के पास भेजता था। इसमें लूट की जगह और समय लिखा होता था। अफसर विष्णु गोपाल कनिटकर की तमाम कोशिशों के बावजूद भूपत उनके हाथ न आया। बार बार वो हाथ से निकल जाता था। तभी राजकोट में लूट की एक वारदात हुई और पता चला इस लूट को भूपत गैंग ने अंजाम दिया है और डकैती का यह दल कार लेकर फरार हो गया। घटना स्थल पर एक गैराज की पर्ची मिली और इस पर्ची से पता चला कि वारदात में इस्तेमाल की गई कार एक भूतपूर्व राजकुमार की है। कनिटकर साहब ने भूतपूर्व राजकुमार पर दबाव डाला और राजकुमार ने बता दिया कि उन्होंने भूपत के साथी डाकू कालू देवायत को पनाह दी है। उसके बाद कनिटकर उस राज परिवार के फार्म हाउस पर गए। फिर गोलाबारी में भूपत के साथी डकैत कालू देवात को गोली मार दी गई और गैंग के कई डकैत फरार हो गए। इस तरह एक के बाद एक भूपत गैंग के कई डकैतों को खत्म कर दिया गया। अपने गैंग के सभी विश्वसनीय साथियों के खात्मे के बाद भूपत एकदम डर गया। अब उसे भी एहसास हो गया था कि या तो उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। उसके बाद वह कच्छ से पाकिस्तान भाग गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। मुकदमे के दौरान भूपत सिंह ने पाकिस्तान में शरण
शरण दिए जाने की अपील की। फिर पाकिस्तानी सरकार ने उसे इस शर्त पर पाकिस्तान में शरण देने की अर्जी स्वीकार की कि भूपत सिंह इस्लाम कबूल कर लेगा और कराची की एक मस्जिद में कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया और अपना नाम यूसुफ रख लिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और कुख्यात डाकू भूपत सिंह को पाकिस्तान से भारत वापस लाने की कोशिश की गई। उस जमाने में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे पीसी राघवन बताते हैं कि खुद नेहरू भूपत सिंह को वापस लाने में काफी रुचि लिया करते थे, लेकिन जब भारत सरकार भूपत डाकू को भारत वापस लाने में विफल रहे तब नेहरू ने भूपत सिंह का मुद्दा दूसरे देशों के सामने भी उठाए। उसके बाद जुलाई 1956 में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तान के पीएम मोहम्मद अली बोगरा के बीच भूपत को लेकर बातचीत हुई, लेकिन बोगरा ने नेहरू को एकदम मना कर दिया कि भूपत को भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। फिर उसी समय अखबार ब्लिट्स ने अप्रैल 1953 के अंक में एक स्टोरी छापकर भारत को हिला दिया कि डकैत भूपत उर्फ यूसुफ को पाकिस्तान सेना में भारतीय डाकुओं की भर्ती करने का काम सौंपा गया है और भूपत कई कुख्यात भारतीय डाकुओं के संपर्क में है जिन्हें पाकिस्तानी सेना में भर्ती कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। भूपत का पाकिस्तान में बाद में बहुत बुरा हाल हो गया। पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी सरकार को जब लगा कि भूपत उसके लिए फायदेमंद नहीं है तब उन्होंने भूपत को उसके हाल पर छोड़ दिया। बुढ़ापे में भूपत उर्फ यूसुफ दूध बेचकर गुजारा करता था। अंत में 2006 में बुढ़ापे में कई बीमारियों से पीड़ित कुख्यात डाकू भूपत सिंह उर्फ यूसुफ की पाकिस्तान में मौत हो गई और उसे कराची के कब्रिस्तान में दफना दिया गया।